Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Russian President Vladimir Putin's visit to India and Relo's agreement. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो आप सबको ये बात तो पता चली गई होगी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज ऑन 2 days स्टेट विजिट टू इंडिया एंड दिस इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट है। इसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं आज और कल के दिन। 23rd इंडिया रसिया समिट भी होगी। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन रोड मैप 2030 ले डाउन किया जाएगा। अगले 5 साल तक का भारत और रसिया के बीच में किस तरह का स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, उसका रोड मैप आएगा। आप न्यूक्लियर पावर को लेकर के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि भारत अभी ज़्यादातर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मटेरियल रसिया के अलावा बाकी फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहा है। रसिया से आजकल हमारा डिपेंडेंस जो है हम कम कर रहे हैं। तो रसिया विल बी emphasizing on increasing nuclear based cooperation as well। उसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 5 देशों की जो एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें रसिया भी एक मेंबर है, उसके साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अभी फाइनलाइज हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रसिया जिसका नाम है रेलोज एग्रीमेंट, वो फाइनलाइज हो सकता है। उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकती है। रेलोज एग्रीमेंट हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको रसिया की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है और अब इस स्टेट विजिट में ये फाइनलाइज हो सकता है। तो क्या है रेलोज एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड क्या करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हम समझते हैं। तो इस पेज पे मैंने बस आपको ये बताया है कि व्लादिमीर पुतिन इज इन इंडिया। आने वाले 2 दिनों में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में, डिस्कशंस में हम लोग इस मुद्दे पे अभी और चर्चा करेंगे। क्या क्या एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं उस पे हम और चर्चा आने वाले टाइम में करेंगे। अगले 3-4 दिनों में इस पे चर्चा हो सकती है। इन द मीनवाइल लेट अस टॉक अबाउट दिस रेलोज एग्रीमेंट। रेलोज स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस एग्रीमेंट की मदद से भारत और रसिया एक दूसरे को कमिट करेंगे कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, वो एक दूसरे की फैसिलिटीज जैसे कि पोर्ट, एयरपोर्ट्स या मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर पाए। तो ये एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद रसियन नेवी, एयरफोर्स भारत के पोर्ट या एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे ही इंडियन नेवी, एयरफोर्स या आर्मी रसियन बेसिस का, मिलिट्री बेसिस का, एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक तरीके का ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है भारत और रसिया के बीच में। ये एग्रीमेंट दोनों देशों ने साल 2025 यानी कि इस साल के फरवरी महीने में ही फाइनलाइज कर दिया था, लेकिन इस एग्रीमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना बाकी था दोनों देशों के अंदर। और व्लादिमीर पुतिन जी के इंडिया विजिट से पहले रसियन पार्लियामेंट, जिसको कहा जाता है डूमा, हैज रेटिफाइड दिस एग्रीमेंट। तो अब भारत की तरफ से बस प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएंगी एंड देन रेलोज एग्रीमेंट विल बी अनाउंस्ड। रेलोज एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को शेयर करने का एग्रीमेंट है। इस तरीके का एग्रीमेंट भारत ने और भी दूसरे मेजर देशों के साथ साइन किया हुआ है। जैसे अमेरिका के साथ हमारा इस तरीके का एग्रीमेंट है जिसका नाम है लेमोआ। फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट है उसका नाम है MLSA, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ भी हमारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं ACSA नाम से। तो ये जब रेलोज एग्रीमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया के साथ इस तरीके का हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस तरीके का एग्रीमेंट हमने बाकी देशों के साथ भी साइन किया है।
बट जो रसिया स्पेसिफिक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है टू ईच अदर्स डिफेंस फोर्सेस, उसका नाम है रेलोस। एक बार रेलोस एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उससे भारत की एक्सेसिबिलिटी टू आर्कटिक रीजन या फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया बढ़ जाएगी। तो इंडिया का प्रेजेंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन विल बिकम स्ट्रोंगर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो बिल लाया गया है हाल फिलहाल में इन द ऑनगोइंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इस बिल के कंटेंट को समझने के लिए, ये बिल पास भी हो चुका है पार्लियामेंट द्वारा, तो इस बिल का कंटेंट समझने के लिए हमें एक बार जीएसटी कंपनसेशन के बारे में समझना होगा। आप सबको पता है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स regime was brought in India in 2017 as a result of 101st Constitutional Amendment Act। जीएसटी से पहले अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगा करते थे इनडायरेक्ट टाइप के, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, इन सब को हटा करके एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लाया गया जीएसटी, along अराउंड द आइडिया वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है ताकि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके, ताकि टैक्स कंप्लायंसेस एंड टैक्स कलेक्शन बढ़ पाए। जीएसटी को साल 2017 में लाया गया, जैसे मैंने बताया। तो जब जीएसटी लाया जा रहा था तो उस टाइम में कई सारे मेजर चेंजेस किए गए इन द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, कि अब कई सारे मुद्दों पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके टैक्स लगाएगी और टैक्स कलेक्ट होने के बाद आपस में बांट लेंगे। इसके पहले तक क्या होता था, जीएसटी से पहले तक कुछ मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ मुद्दों पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने कुछ सर्टेन एरियाज थे जहां पे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई से नहीं था। लेकिन अब जीएसटी के बाद हर एक मुद्दों पे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के टैक्स लगाने वाले थे और फिर टैक्स का पैसा दोनों में आपस में डिवाइड किया जाना था। तो जब जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो कई सारे स्टेट्स ने इसका अपोजिशन किया कि जीएसटी आने के बाद उनके रेवेन्यू में लॉस हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि जीएसटी से पहले उनके पास एक वेल डिफाइंड एरियाज थे जहां पे वो टैक्स लगा सकते थे। अब जीएसटी आने के बाद तो उनका वो जो एक्सक्लूसिव पावर है टू अप्लाई टैक्स ऑन सर्टेन आइटम्स वो छिन जाएगा। अब हर तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके ही लगाना है। तो देयर वाज सम एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कि जीएसटी आने के बाद उनका रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्लाइन हो सकता है। तो इस डर को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन का प्रोविजन लाया, जिसमें भारत सरकार ने कमिट किया कि हर एक स्टेट को 14% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मिलेगा फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत सरकार उन स्टेट्स को कंपनसेट करेगी इन ऑर्डर टू हैव दिस डिजायर्ड टारगेट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि असम स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ का कमाई हुआ इन द ईयर 2016-17 फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी उनकी 100 करोड़ की कमाई हुई। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इससे तो कहीं ज़्यादा कमाई होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। मान लीजिए कि 100 करोड़ की कमाई हुई 2016-17 में। भारत सरकार ने कहा कि 2017 से जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो हर साल स्टेट गवर्नमेंट्स को, जैसे कि इस केस में हमने असम का एग्जांपल लिया, उसको 14% ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मिलेगा। तो 2017-18 में द रेवेन्यू शुड गो टू 114 करोड़ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। उसके अगले साल फिर से 14% बढ़ेगा, फिर से 14% बढ़ेगा। अगले 5 साल तक का तो हम प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, ऐसा भारत सरकार ने कहा कि जीएसटी आने के बाद टैक्स रिजीम सिंप्लीफाई होगा और टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरेंगे क्योंकि रिजीम अब सिंप्लीफाई हो रहा है, टैक्स भरना आसान हो जाएगा।
तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो इस कारण से भारत सरकार ने कहा कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एवरी स्टेट विल गेट अ राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ 14% ईयर ऑन ईयर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 5 साल तक हम कंपनसेट करेंगे फॉर द शॉर्टफॉल। यानी कि अगर हर साल 14% के हिसाब से राइज नहीं होता है तो गवर्नमेंट विल कंपनसेट। मान लीजिए कि 2017-18 में 100 करोड़ से बढ़कर के होना चाहिए 114 करोड़, ऐसा भारत सरकार ने कमिट किया कि हमें पूरा भरोसा है जीएसटी आने के बाद ऐसा होगा। लेकिन किसी कारण से रेवेन्यू बढ़कर के सिर्फ 110 करोड़ हुआ, 4 करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ, तो इस केस में भारत सरकार अपने तरफ से 4 करोड़ का कंपनसेशन देगी, ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 2017-18 से लेकर के 21-22 तक। अब सरकार कंपनसेट करेगी कहां से, ये भी तो सवाल है। भारत सरकार अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल होता है तो उसको कंपनसेट करने का कमिटमेंट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए फंड कहां से आएगा। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक कानून लगाया, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट ऑफ 2017, कंपनसेशन सेस एक्ट। तो देखिए सेस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो जैसे कि मान लीजिए टोबैको प्रोडक्ट्स पे 40% का जीएसटी लगा हुआ है। 100 रुपए का टोबैको प्रोडक्ट है, 100 रुपए का सिगरेट है, उस पर 40 रुपए आपको जीएसटी देना है। और उस पर 200% जीएसटी सेस लगा दिया गया, यानी कि जो 40 रुपया जीएसटी है उसका 200% यानी कि 80 रुपीज मोर आपको जीएसटी सेस देना है। टोटल कितना देना होगा, 100 रुपए का टोबैको प्रोडक्ट, 40 रुपया जीएसटी प्लस 80 रुपया जीएसटी सेस। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि सेस इज एडिशनल टैक्स या टैक्स ओवर टैक्स विच इज जनरली अप्लाइड ऑन either sin goods are those goods that are having harmful impact on society like alcohol, tobacco, या फिर लग्जरी गुड्स जैसे कि लग्जरी कार्स एंड ऑल। तो सेस होता है टैक्स ओवर टैक्स। जो आप टैक्स भर रहे हैं उस टैक्स का फिर से कुछ एक सर्टेन परसेंट और आपको देना होता है सरकार को फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, उसको कहा जाता है सेस। तो जैसे हम लोग इनकम टैक्स जब भरते हैं तो जितना भी आपका इनकम टैक्स हुआ उस इनकम टैक्स अमाउंट का 3% और आपको देना होता है एजुकेशन सेस के तौर पे। यानी कि आपका इनकम टैक्स हुआ मान लीजिए 1 लाख रुपए, आपकी कमाई है 10 लाख, अपना 1 लाख रुपए इनकम टैक्स आपको भरना है। तो उस 1 लाख का 3% यानी कि 3,000 रुपए और आपको देना होगा एज एजुकेशन सेस। और वो जो एजुकेशन सेस का पैसा है वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, सेस इज एडिशनल टैक्स या टैक्स ओवर टैक्स विच इज अप्लाइड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। भारत सरकार ने कमिटमेंट तो कर दिया कि हम आपको कंपनसेट करेंगे अगर रेवेन्यू में डिक्लाइन आता है तो हर साल 14% के हिसाब से राइज होगा, और नहीं होता है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को कमिट तो कर दिया। अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उनको फंड की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस लगाया थ्रू दिस एक्ट, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जिसमें अ सेस ऑफ 12% to 200% ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिन गुड्स लाइक टोबैको, पान मसाला, गुटखा लगाया गया। तो जो टैक्स है वो तो आप देंगे ही, प्लस टैक्स का 12% से लेकर के 200% अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सेस था वो और देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको कहा जाएगा कंपनसेशन सेस का पैसा, उसको अलग से फंड में रखा जाएगा कंपनसेशन सेस फंड में, और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करने में अगर शॉर्टफॉल होता है तो। ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया। सबसे पहले जीएसटी लाया गया 2017 में। स्टेट्स को डर था तो उस डर को एड्रेस करने के लिए कंपनसेशन का कमिटमेंट किया गया भारत सरकार द्वारा, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए
कंपनसेशन सेस लगाया गया ऑन सिन गुड्स फ्रॉम 12% टू 200%, जिससे एडिशनल फंड जनरेट हो, जिस फंड से स्टेट्स को कंपनसेट किया जाए इन केस ऑफ डिक्लाइन इन देयर इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। ये सब कुछ लाया गया। ये सब कुछ तो 2022 तक ही होना चाहिए था, क्योंकि 2022 तक ही उन्होंने कमिटमेंट किया था, भारत सरकार ने 5 साल तक का ही कमिटमेंट था। लेकिन 2020 में क्या हुआ, पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शन में डिक्लाइन आया। एवरी स्टेट गवर्नमेंट विटनेस्ड डिक्लाइन इन जीएसटी कलेक्शन। तो सबको ही, लगभग क्या सबके ही डिक्लाइन आया, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, बिजनेस हो नहीं रहे थे, तो जीएसटी में डिक्लाइन आया। तो फिर अब भारत सरकार के ऊपर हेवी बर्डन क्रिएट हो गया टू मेक कंपनसेशन लॉस टू द स्टेट्स। उतना पैसा कंपनसेशन फंड में था नहीं। सेस से जो कमाया हुआ पैसा था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक अप फॉर द लॉस इन द जीएसटी कलेक्शन। तो फिर भारत सरकार ने मार्केट से 2.69 लाख करोड़ रुपीस बोरो किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक रिलीज करके, और इतने पैसे का इस्तेमाल किया गया टू कंपनसेट द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जब इतना एडिशनल बोरोइंग कर लिया भारत सरकार ने स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, तो फिर भारत सरकार ने फैसला किया कि 2022 के बाद भी, आगे भी ये सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑन सिन गुड्स विल कंटिन्यू, एंड दैट इज व्हाई द सेस कंटिन्यूड इवन आफ्टर 2022। 2022 में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने इतना बोरो कर लिया हेवीली कि उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको पेबैक करने के लिए फिर सेस ऑन सिन गुड्स कंटिन्यूड। अब ये न्यूज में इसलिए आ रहा है और अगले साल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार का जो बोरोइंग था 2.69 लाख करोड़ का, वो बोरोइंग अमाउंट अब लगभग खत्म हो रहा है। तो होपफुली बाय एंड ऑफ दिस दिसंबर मंथ भारत सरकार का जो बोरोइंग अमाउंट था ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, दैट विल बी कंप्लीटली पेड ऑफ। तो उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑन सिन गुड्स लाइक टोबैको वगैरह विल बी रिमूव्ड, क्योंकि उसकी कोई जरूरत होगी नहीं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब जीएसटी लाया जा रहा था साल 2017 में, तो उसमें प्लान तो यही था कि उसके पहले से जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, उन सबको हटा करके एक यूनिफाइड टैक्स लगाया जाए जीएसटी। लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपोज करना शुरू किया कि सर टोबैको, लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम, इन सबको आप जीएसटी से बाहर रखें, क्योंकि ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के कमाई का मुख्य जरिया है। से टोबैको पे उनको सेल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को वैट मिलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का लोकल सेल्स टैक्स हुआ। सिमिलरली लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेचने पे उनको वैट मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने पे उनको वैट मिलता है। इनफैक्ट लीकर के तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो पॉइंट सरल है कि सरकारों ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि ठीक है आप कंपनसेशन करेंगे, वो भी मान लिया हमने, वो भी ठीक है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई में बड़ा मदद करता है, टोबैको, लीकर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसमें हमको सेल्स टैक्स मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट पे जो सेल्स टैक्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो सेल्स टैक्स होता था जीएसटी से पहले, उसको कहा जाता था वैट। वैट ज्यादातर चीजों के लिए खत्म कर दिया गया, लेकिन स्टेट गवर्नेंस के रिक्वेस्ट पे इन 3 एंटिटीज को, टोबैको को, लीकर को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे फैसला हुआ कि इनका एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाया जाएगा, इन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाया जाएगा, वैट नहीं हटाया जाएगा। तो मिला जुला करके सिस्टम कैसा बना? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन टिल डे इज आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी, लेकिन उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है और इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाता है स्टेट गवर्नमेंट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पे जीएसटी भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए यूनिक कॉन्सेप्ट लाया गया कि इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाती रहेगी भारत सरकार और जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, 3-4 चीजें एक साथ चल रही हैं। ये जरूरी मुद्दा है इस साल के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ
कंपनसेशन का कमिटमेंट किया गया, कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन एक्ट लाया गया, सेस कंपनसेशन एक्ट लाया गया। इस एक्ट को खत्म हो जाना चाहिए था 2022 तक, लेकिन उसके बाद भी चला क्योंकि भारत सरकार को अपना पुराना लोन पे ऑफ करना था। कंपनसेशन मेनली किस पे लग रहा है? कंपनसेशन सेस टोबैको प्रोडक्ट्स पे। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस टोबैको प्रोडक्ट्स पे लग रहा है। अल्कोहल पे इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी ही नहीं लगता है। अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। टोबैको के ऊपर जीएसटी लगता है, साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब वापस से करंट मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टोबैको की अगर बात की जाए तो इस पे जीएसटी लगता है, और किस तरीके का जीएसटी लगता है? 40%, स्पेशल टाइप का जीएसटी। इसको कहा जाता है डिमेरिट कैटेगरी। चूंकि ये सिन गुड्स है ना, इस पे स्पेशल एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है 40% का। जीएसटी भी लगता है प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है, विच विल मे बी गेट एंडेड बाय द मंथ ऑफ दिसंबर। 2025 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। अब दिसंबर एंड तक जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब टोबैको प्रोडक्ट सस्ते हो सकते थे, क्योंकि 3 तरीके के टैक्स में से एक टैक्स खत्म हो रहा था, तो टोबैको प्रोडक्ट सस्ते हो सकते थे। इसी कारण से भारत सरकार लेकर के आई है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, जिसको पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया है, तो जल्द ही कानून बन जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि कंपनसेशन सेस जब खत्म हो रहा है एक तरफ से, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ओवरऑल प्राइस जो है टोबैको प्रोडक्ट्स का कम ना हो और उसका कंजम्पशन बढ़ ना जाए। तो मान लीजिए कि सिगरेट अभी भी 100 रुपए की मिलती है, उसमें से जीएसटी तो है ही, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है, एक्साइज ड्यूटी भी है। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस हटने के बाद वो सिगरेट हो सकती थी 90 रुपए की हो जाए, तो एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि ओवरऑल प्राइस उस सिगरेट का कम ना हो। दैट इज द कोर इंटेंशन ऑफ दिस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल। विद दिस, हायर एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स विल बी अप्लाइड, so that even after removal of compensation cess on the tobacco products, the price should not decline, to prevent the decline in the prices. ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि 3-4 चीजें एक साथ हो रही हैं। जो कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है 2017 से जीएसटी से रिलेटेड, वो अब जाकर के लैप्स होगा दिसंबर 2025 के बाद। तो कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। ऑफिशियली इसको लैप्स हो जाना चाहिए था 2022 में, बट इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर 2022 बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रोडक्ट पे क्या जीएसटी आता है, किस पे एक्साइज ड्यूटी आता है। तो टोबैको पे दोनों लगता है। इनफैक्ट टोबैको पे 3 तरीके के टैक्स लगते हैं अभी तक, तो ये खत्म हो रहा है, तो ये बढ़ाया जा रहा है ताकि ओवरऑल टोबैको प्रोडक्ट्स का दाम गिरे नहीं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पंच ज्योति प्लान, 5-pronged strategy of RBI to improve financial inclusion. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपली मीन्स कि देश में ज्यादातर लोगों के पास बैंकिंग और उससे संबंधित जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हों। यानी कि ज्यादातर लोगों के पास अगर नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट है, नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट मतलब उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है कि मिनिमम अकाउंट आपको इतना रखना है, हर महीने में 3 बार ट्रांजैक्शन करना है, ये सब अगर नियम नहीं है, बिना झंझट वाले बैंक अकाउंट है। सेविंग प्रोडक्ट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेंशन फंड वो ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट यानी कि अकाउंट में पैसा है 5,000 लेकिन 10,000 तक अगर पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। रेमिटेंस, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस, छोटे छोटे इंश्योरेंस के स्कीम्स ले सकते हैं। माइक्रो पेंशन जैसे कि अटल पेंशन योजना, तो ये सब सारी फैसिलिटीज अगर लोगों के पास अवेलेबल हैं, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट, आपके पास अपना अगर इनकम होता है तो उसको सेव करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी आप खोल सकते हैं। आपके पास कहीं से ओवरड्राफ्ट लेने का फैसिलिटी है, यानी कि जितना पैसा आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा निकालने का फैसिलिटी है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का ऑप्शन है। अगर आप छोटे छोटे इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं या लिया हुआ है आपने,
या छोटे छोटे पेंशन स्कीम्स आपने लिया हुआ है, तो ये सारी अगर फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं तो कहा जाएगा कि आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं। अगर नहीं है तो यू वॉन्ट बी कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियली इंक्लूडेड, यू विल बी कंसिडर्ड फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। देश की तरक्की के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, क्योंकि जब लोग पैसा कमाएंगे, सेव करेंगे, तो वो पैसा सेविंग्स अगर वो बैंक अकाउंट में करें या पूरे इस किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम्स में करें, बैंक अकाउंट में या किसी भारत सरकार की योजना में या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करें, तो वो पैसा जो है भारत की इकोनॉमी के वर्चुअस साइकिल में मिक्स होगा। आप ही सोचिए, अगर आप अपना पैसा अपने पिगी बैंक में जमा कर रहे हैं, अपने वॉल्ट में जमा कर रहे हैं, रखे जा रहे हैं कैश, तो वो पैसा तो वर्चुअस इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा ना। इन्वेस्ट नहीं होगा तो डेल्टा कैपिटल नहीं होगा, डेल्टा कैपिटल नहीं होगा तो डेल्टा आउटपुट नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट रोबस्ट ग्रोथ ऑफ वर्चुअस इकोनॉमी। तो इसके लिए भारत सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नो फ्रिल्स अकाउंट खोला जाए। इसी के लिए जनधन योजना लाया गया। सेविंग्स प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लाती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, माइक्रो पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या जनधन योजना के अंतर्गत ही लाया गया है सुरक्षा बीमा योजना। तो ये सब अलग अलग फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड न्यूज ये है कि आरबीआई लेकर के आई है फाइनेंशियल इंक्लूजन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर 2025 टू 2030। अगले 5 साल के लिए 5 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लान लेकर के आई है आरबीआई, जिसको नाम दिया गया है पंच ज्योति। तो 5 गोल्स हैं अगले 5 साल के लिए, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़े। पहला, यूनिवर्सल एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई का लक्ष्य है कि 100% लोगों के पास ये, भारत के सारे लोगों के पास ये 6 तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हो। बैंक अकाउंट हो, सेविंग्स प्रोडक्ट हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, 100% लोगों के पास नेक्स्ट 5 ईयर में। सिर्फ बैंक अकाउंट होना काफी नहीं है, वो फंक्शनल होना चाहिए। और जो अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, एमएसएमई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके पास रेडली क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। क्रेडिट मतलब बैंक से लोन, फॉर्मल लेंडिंग सिस्टम से लोन अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज द सेकंड गोल, डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सबका कवरेज हो जाए, फिर ज़्यादा ज़्यादा डीपनिंग हो, यानी कि एमएसएमईज, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ईजिली क्रेडिट अवेलेबल हो फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस एक्सपेंशन, यूपीआई लाइट सर्विसेज, ऑफलाइन पेमेंट्स, आपके इंटरनेट ना हो तब भी आप फोन बेस्ड पेमेंट कर पाए इन ऑफलाइन मोड, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। दैट इज द थर्ड गोल अंडर पंच ज्योति। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, प्लस लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी को स्ट्रेंथन करना है। कैसे वो पैसा सेविंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे सेव कर करके अपने वो पैसे का रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन के लिए एक अलग से बॉडी लेकर के आएगी आरबीआई, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो, हमारा राइट्स प्रोटेक्टेड हो। अगर बैंक ने कोई सर्विस प्रॉमिस किया है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई सर्विस प्रॉमिस किया तो वो सर्विस हमें मिले। अगर वो हमें टाइमली सर्विस नहीं मिलता या क्वालिटी सर्विस नहीं मिलती है तो हम कंप्लेन कर पाएँ। उसके लिए आरबीआई ने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे हम किसी भी तरीके के बैंकिंग या बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगी आरबीआई, उसने कहा है। इससे क्या होगा, कंज्यूमर या कस्टमर का प्रोटेक्शन होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन होना है, लिंक विथ डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपेंशन। ये सब 5 एक्शंस लेगी आरबीआई, जिससे अगले 5 साल में 2030 तक फाइनेंशियल सर्विस हमारे देश में एक्सपैंड भी होगा, डीपेन भी होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताइए, उसके 5 या 6 बेसिक सर्विसेज क्या क्या होते हैं वो बताइए। ये सब चीजें हैं तो कहा जाएगा कि आप फाइनेंशियल इंक्लूडेड हैं। के बाद सवाल ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो यहाँ पे पंच ज्योति प्लान के बारे में बताइए कि हाल फिलहाल में आरबीआई ये लेकर के आई है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा मुद्रा योजना एंड ऑल, ये सब भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। जनधन योजना,
to promote financial inclusion in our country. Next topic is about Navy Day and Operation Trident. Important from prelims exam point of view. देखिए, कल का दिन 4 दिसंबर हमारे देश में नेवी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है समझिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 वाला वॉर था, इट स्टार्टेड ऑन 3 दिसंबर व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन एयरफील्ड्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो अगले दिन ही 4 दिसंबर को इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट का लक्ष्य था कि कराची बेस पे अटैक किया जाए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को डेमोलिश किया जाए। उसने हमारे एयर बेस पे अटैक किया, हमने सोचा उसके नेवल बेस पे अटैक करके मामला इवन कर दिया जाए, और इस आइडिया से गाइडेड होकर के इंडियन नेवी लेकर के आई ऑपरेशन ट्राइडेंट ऑन 4 दिसंबर। और इसमें हमारी नेवी काफी सक्सेसफुल भी रही। 3 पाकिस्तानी वेसल्स को हमने सिंक कर दिया, 200 से ज्यादा पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर्स मारे गए, इंडियन कैजुअलिटी कुछ नहीं हुई, और ऑपरेशन ट्राइडेंट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद ये जो वॉर 1971 वाला 3 दिसंबर को शुरू हुआ था ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, अल्टीमेटली खत्म हुआ इन ईस्ट पाकिस्तान विद सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, और 16 दिसंबर को ये वॉर खत्म हुआ, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को हमने डिक्लेयर करा दिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। तो 1971 वॉर से रिलेटेड है ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें इंडियन नेवी ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया वॉर के अगले दिन, वॉर शुरू होने के अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को। ऑपरेशन ट्राइडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हमारे देश में मनाया जाता है नेवी डे ऑन 4 दिसंबर। साल 2025 का नेवी डे का थीम है कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। इस टॉपिक के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिवर्स कर दिया है, अपहेल्ड नहीं किया है। पहला स्टेटमेंट सही है। अलकनंदा गैलेक्सी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत हैं। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, करेंसी डेप्रिसिएशन विल नॉट ऑलवेज गारंटी हायर एक्सपोर्ट, इट मे लीड टू हायर एक्सपोर्ट बट नॉट ऑलवेज गारंटी दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।